पीरियड्स का जो पेन है इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ऑल। हर एक फीमेल को अपनी मेंस्ट्रुएशन की फर्स्ट डेट तो पता होती है। नाउ हाउ डज अ फीमेल नो कि मुझे ओवुलेशन कब हुई? मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इग्नोर्ड। इट इज नॉट जस्ट द ओवुलेशन पीरियड बट also just prior to menstruation and just immediately after menstruation it has been found that the libido of a female improves. Ovarian pregnancy हो गई, किसी को ओवरी में ही प्रेगनेंसी बैठ गई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बैठ गई। अगर 3 महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो तीनों को एक साथ पीरियड्स आते हैं। थायराइड का टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केसेस। वंस अ स्पर्म एंटर्स अ फीमेल बॉडी इट कैन बी अलाइव अप टू नेक्स्ट 5 days ऑल्सो। कहीं ना कहीं जब कपल्स एक्चुअली साथ में रहते हैं तो वो उनकी एंग्जाइटी लेवल्स को बढ़ा देता है और हार्मोन्स को शिफ्ट कर देता है। मॉम को भी एक डिफिकल्ट चीज लगती है, उनको लगता है मुझे तो क्लास 8th में पीरियड्स आए थे, मेरी डॉटर को क्लास 5th में आ गए। पीरियड्स में जो मेडिसिन खाते हैं दर्द के लिए, क्या ये लेना सेफ है? If you actually take them to the level of the stress, they can always lead to, abortions. Hi, I'm Dr. Shweta Mendiratta. I am a robotic and laparoscopic gynae surgeon, and you are watching me on FitTech. तो गाइस, कई बार ट्राई करने के बाद भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा होता है। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है? पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और जब भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन डेली फेस कर रही होती हैं। आज के हमारे वीकली हेल्थ पॉडकास्ट प्रॉब्लम क्या है में हम इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बात करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर श्वेता मेंदिरत्ता, एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन जिन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर का। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द शो। हाय अंशिका, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एट योर प्लेस। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल ये है कि इंडिया में इनफर्टिलिटी रेट इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है आजकल? अगर हम इंडिया में प्रेवलेंस की बात करें इनफर्टिलिटी की, स्टैटिस्टिक्स की पहले मैं बात आपको बताती हूँ। तो जो ये इनफर्टिलिटी है ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अगेन अगर मैं आपसे कहूँ कि कितना बढ़ चुकी है तो पहले ये जो प्रेवलेंस था वो काफ़ी कम था। लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अराउंड 27.5 मिलियन कपल्स आर इनफर्टाइल एंड नॉट जस्ट दिस मच, परसेंटेजेस की भी अगर मैं बात करूँ तो इट हैज़ ग्रोन मोर देन डबल। जब हम इनफर्टिलिटी के बारे में पहले जानना शुरू किए थे और आज की डेट में तो प्रेवलेंस मोर देन डबल हो चुका है। आई थिंक आपने पूछा कि क्यों, तो उसका जवाब है हमारे खुद का लाइफस्टाइल। AQI तो आप लोग हर पॉडकास्ट में आई एम श्योर आप लोग बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में मैंने बात कर ली। स्ट्रेस हम सबको मालूम ही है कि हम सबके साथ में इतनी चीज़ें होती हैं, उसका जो हार्मोन्स रिलेटेड है वो प्लेफुल हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा जब ये सब चीज़ें क्यूमुलेटिव तरीके से प्ले करती है। अगेन अगर मैं बात करूँ तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड एजुकेशन स्टेटस जो इम्प्रूव हो गया है, मैरिजेस की एज से रिलेटेड, फर्टिलिटी की चाहत की एज से रिलेटेड, तो जिस तरह से हर चीज़ का ट्रेंड इट इज़ चेंजिंग, तो ऑफ कोर्स इनफर्टिलिटी अपने आप में एक ट्रेंड में चीज़ आ गई है। हाँ, और जब इनफर्टिलिटी की बात होती है तो सबसे पहला दिमाग में यही आता है कि शायद विमेन के एंड से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्या कहना आई है थिंक इसमें? ये तो मिथ काफ़ी पहले काफ़ी लोगों में दूर हो चुकी है, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ अ डेज व्हेन पेशेंट्स आर कमिंग टू माय OPD वो खुद से कहते हैं मैम मेरे टेस्ट तो आप करा ही रहे हो, हस्बैंड के साथ ही अब वो आने लगे हैं। पहले हमें बोलना पड़ता था कि हस्बैंड को लेकर के आओ आप अपने साथ। अब द कपल्स आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर देमसेल्व्स सेइंग मैम मेरे भी टेस्ट सारे आप बता दीजिए एंड हस्बैंड के भी अगर कोई टेस्ट है तो आप बता दीजिए। So I'm sure in most of the couples it is now prevalent that they know about it कि दोनों में से किसी की भी वजह से ये चीज़ हो सकती है। अगेन मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की बात बताऊं तो it has been found that 40 to 50% if a female contributes to infertility, in 40 to 50% of the couples it's the males who are contributing to the infertility because smoking हो गया, alcohol हो गया, it's prevalent in both the couples, both the partners. So that is again increased the prevalence of infertility. और अभी हमने जैसे बात करी कि कैसे लोग इतना ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी लाइफस्टाइल में ऐसी कोई सी चीज़ें हैं या डाइट में ऐसी कोई चीज़ें जो हमें कर लेनी चाहिए जिससे कि कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए? अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की तो देखा गया कि जैसे कि 40 to 50% दोनों ही पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फीमेल्स के अंदर जो कि देखी गई हैं आजकल, एक PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, बोथ आर सिमिलर
and endometriosis. So PCOD is a lifestyle disease. So जब हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करते हैं तो हम पेशेंट्स को कहते हैं जब वो इनफर्टाइल होते हैं तो लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर उनको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए एटलीस्ट 5 days इन अ वीक उनको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए फॉर 30 to 35 minutes इन अ डे. मैं पेशेंट्स को एक और चीज़ कहती हूँ वो ये कहती हूँ कि आप जब आप वॉक कर रहे हो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो फ़ोन या गैजेट्स अपने साथ में मत रखो उस टाइम पे. खाने में उनको आलू, चावल और चीनी ये तीनों की मात्रा को कम कर देना चाहिए. कार्ब्स की मात्रा को बेसिकली कम करके प्रोटीन्स की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए. अगेन जब वो प्रोटीन्स खा रहे हैं तो उनको ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रोटीन्स खा रहे हैं उसी से अपना पेट भर रहे हैं. फ्रूट्स दैट ऑल्सो दे शुड इंक्रीज इन देयर डाइट. सो आई ऑलवेज टेल देम टू हैव अ प्लेट फुल ऑफ फ्रूट्स. उसके अंदर 5 डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स उनको खाने चाहिए. जैसे कि रेड व्हेन दे आर ईटिंग दे कैन हैव cherries or apples. When they are eating green, they can have kiwi or they can have grapes. They can have orange or papaya for the orange. So इस तरह से कलर का कॉम्बिनेशन लेके 5 डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स खाने चाहिए. एक्सरसाइजेस की हमने बात की. पानी इज इम्पॉर्टेंट. दे शुड हैव एटलीस्ट 3 to 4 liters ऑफ वाटर. कीप देम हाइड्रेटेड. एट द सेम टाइम उनको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप डेप्रिवेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन ऑल्सो आपके हार्मोन्स को थोड़ा सा चेंज कर देता है. फाइबर्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए डाइट के अंदर. फाइबर्स का डाइट के अंदर इंटेक होने से अगेन इफ़ यू आर नॉट ब्लॉटेड एंड एनीथिंग तो आपके जो हार्मोन लेवल्स होते हैं वो भी अगेन दे आर वेरी वेरी बेटर. उसके अलावा अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल again they should avoid when they are planning to conceive. So ये छोटे छोटे चेंजेस से you will find that the fertility will improve. आधे घंटे से ज़्यादा किसी भी फीमेल को एक जगह पे कभी भी नहीं बैठना चाहिए. शी शुड ट्राई टू डू समथिंग और दी अदर. लॉन्ग सिटिंग आवर्स जैसे कि हम कहते हैं कि 9 से 6 बजे तक ड्यूटी होती है, 9 से 7 बजे तक ड्यूटी होती है. तो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप्स एंड कंटिन्यूसली वर्किंग इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हैज़ एक्चुअली आई फील डिटोरेटेड देयर लाइफस्टाइल. So I just tell them कि your office is not telling you not to move around in the office, है ना? You can sit, you can have a sitting job, but that sitting job does not demand that you have to sit at the same place continuously. So make sure अपने अंदर एक reminder, brain के अंदर एक feed कर लो, जिसके अंदर you can tell to your brain that yes, हमें इस तरह से continuously walk करना है, 30 minutes के बाद हमें अपनी position change करनी है. So reminder to the body that we have to keep ourselves fit is very very important. जैसे डाइट का एक बहुत बड़ा रोल हो गया, एक्सरसाइज का भी हो गया, और मैंने सुना है फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है व्हेन यू आर प्लानिंग अ बेबी और मे बी व्हेन यू आर प्रेग्नेंट. तो इसका क्या रोल है फॉलिक एसिड का, अगर आप समझा सको. Yes, folic acid, whenever patients comes, they say, "Ma'am, अब हम plan कर रहे हैं. So which, what should we take before we are planning our pregnancy?" So folic acid should ideally be taken 1 month prior to your planning of pregnancy. Their levels should be appropriate. At least 400 microgram of folic acid should be taken every day before pregnancy. उससे मदर और जो बेबी इन यूट्रो आने वाला है दोनों को ही फ़ायदा होगा. अगर हम बच्चे की बात करें तो उसके न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके डीएनए डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आगे जाके जो उसकी ग्रोथ होने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट है. मदर के भी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए भी इस फॉलिक एसिड की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है. सो आइडली इट शुड बी टेकन 1 month प्रायर व्हेन यू आर प्लानिंग टू बिकम प्रेग्नेंट. अगेन फॉलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ पेशेंट्स जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो कि जिनको पहले बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी रह चुकी है या जिनको एपिलेप्सी रह चुकी है, ऐसे पेशेंट्स होते हैं. उनको हम कहते हैं कि आप फॉलिक एसिड ना केवल बिफोर प्रेगनेंसी बल्कि ड्यूरिंग 3 months जो हर औरत ले रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द इनिशियल 3, बट दीज पेशेंट शुड टेक थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. इनको फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होती है. सो दे शुड टेक फॉलिक एसिड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. इनफैक्ट स्पेशली जिनको जैसे प्री एक्लेम्शिया वगैरह मतलब कि बीपी की प्रॉब्लम रह चुकी है बिफोर, उसके अलावा ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रहे होते हैं. सो इनको भी फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन. तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए ये लेने से पहले. डेफिनेटली. हाँ, और कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो लेने चाहिए जिससे कि बेबी की हेल्थ अच्छी हो.
सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि बिफोर प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड हाँ। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आजकल देखा गया कि अगर आप किसी की भी हम रूटीन टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी लेवल्स काफ़ी कम होते हैं, तो हमें विटामिन डी लेवल्स को भी बिफोर प्रेगनेंसी अप्रोप्रिएट करते हैं, तो हमारे हार्मोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। आई हैव सीन व्हेन वी हैव गिवन अ कॉम्बो वे ऑफ बोथ द थिंग्स व्हाइल द पेशेंट्स आर प्लानिंग टू बिकम प्रेग्नेंट, वो नेचुरली काफ़ी पेशेंट्स इनमें से कंसीव कर लेते हैं। वंस द पेशेंट हैज़ कंसीव्ड, तब उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसको फॉलिक एसिड ड्यूरिंग द इनिशियल 3 मंथ्स लेना चाहिए। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी उसको आयरन एंड कैल्शियम लेना चाहिए। जब वो आयरन और कैल्शियम ले रहे हैं, तो उनको बस एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आयरन और कैल्शियम के बीच में कम से कम 4 आवर्स का फ़र्क होना चाहिए। तो ऐसे में मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि एक गोली को आप लंच के बाद कर लो और एक को आप डिनर के बाद कर लो, तो इससे पेशेंट को याद रहता है कि दोनों में डिफरेंसेस होने चाहिए। हुँ, विटामिन डी लेवल्स अगर किसी ने पहले नहीं लिए, सपोज विटामिन डी कराए नहीं है, चेक हुँ, नहीं कराया, तो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप इस टाइम पे विटामिन डी पेशेंट्स को सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में उनका कवर अप करा दो अगर उनके डिफिशियंसीज है तो। अगेन देर आर मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑल्सो जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विच दे हुँ, व्हेन दे मीट द डॉक्टर एक्सप्लेन्स टू देम क्लियरली। बहुत हुँ। से तो इन आयरन के साथ में ही आजकल कॉम्बो के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, but then they should always seek the doctor's advice instead of taking them हुँ, हुँ, directly. हुँ। या मतलब डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करो जी डायरेक्टली कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जी। और जब नेचुरली कंसीव नहीं होता है, तो ऐसे केस में कुछ ऐसे विटामिन्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं? मतलब अगर नेचुरल कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसे कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जो चूज़ कर सकते हैं? ओके, सो पहले तो जब नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है तो पेशेंट का हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या पेशेंट कहीं फॉल्टर खुद तो नहीं कर रहा है, वो है ना। तो फॉल्टर नहीं कर रहा तो उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। या सो पेशेंट अगर रेगुलरली अपने फर्टाइल पीरियड में कपल रेगुलरली साथ में रह रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, एंड हुँ, इवन आफ्टर 1 ईयर, स्पेशली इन लेस देन 30 ईयर्स के कपल, एंड 6 मंथ्स इन मोर देन 30 ईयर्स के कपल है, तो हुँ, अगर ऐसा है तो हम उनको इवैल्यूएट करते हैं। तो जब पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, वी कैन ऑलवेज सी कि वो ओव्यूलेट रेगुलरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ओव्यूलेशन इज़ अ प्रॉब्लम, देन ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स कैन ऑलवेज हेल्प देम। सो हुँ, वो जो ड्रग्स होते हैं वो डे 3 टू डे 7 में दिए जाते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर। वो डेफिनेटली इन मोस्ट ऑफ द कपल्स दे हेल्प इन कंसीविंग। उसके अलावा अगर कभी छोटे-छोटे इंसिपिएंट एंडोमेट्रियोसिस के डिपॉज़िट्स या कुछ भी ऐसा होता है पेशेंट्स के अंदर पता चलता है, तो भी हम विद सर्टेन मेडिसिन्स वी कैन हेल्प देम इनिशियली, अगर वो इनिशियल फेज़ में ही है तो। हुँ, जैसे ग्रेड 1 एंडोमेट्रियोसिस है। अगेन अगर किसी को माइल्ड ओवेरियन सिस्ट्स हैं जो कि सिंपल ओवेरियन सिस्ट हैं, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो कि दी हुँ, जा सकती है। So apart from nutrients, it is always a good idea to get a हुँ, अपना टीवीएस कराना चाहिए। एक फर्टाइल कपल जब फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहा है तो उसको हमेशा अपना इंटरनल अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए टू नो कि कहीं उसको पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगेन थायराइड का टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केसेस। हाँ। सो थायराइड डिसऑर्डर्स कैन ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी इन मेनी कपल्स। सो अगर थायराइड इज नॉट नॉर्मल, सो थायराइड का रिप्लेसमेंट ड्रग का हार्मोन का कर दिया जाए, तब भी पेशेंट्स की जो फर्टिलिटी रेट होती है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। डॉक्टर अभी आपने ओव्यूलेशन की बात करी और हमने ये शब्द कई बार सुना है कि मैं ओव्यूलेट कर रही हूँ। लेकिन अगर अभी भी कई लोगों से पूछा जाए कि ओव्यूलेशन की क्या डेट है और एग्जैक्टली होता क्या है, तो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप सिंपल से लैंग्वेज में समझा सके कि ओव्यूलेशन क्या है और ये पूरा जो साइकिल है पीरियड का, ओव्यूलेशन का, सबका, अगर आप अच्छे से समझा सके तो। हर एक फीमेल को अपनी मेंस्ट्रुएशन की फर्स्ट डेट तो पता होती है, हुँ, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये 28 डेज़ की होनी चाहिए, ये 30 डेज़ पे आनी चाहिए, ये कब आनी चाहिए, ये हमेशा एक मिथ रहता है। हुँ, क्योंकि हर एक फीमेल जब एक दूसरी फीमेल से बात करती है, हम अपने पीयर ग्रुप में बात करते हैं, तो वो कहते हैं अरे मेरा इस टाइम इतने दिन में आ रहा है, मेरा इतने दिन हाँ, में आ रहा है। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। हुँ, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है एक फीमेल के अंदर 28 डेज़ की, 1 हफ्ते इधर या 1 हफ्ते इधर, अगर किसी को भी पीरियड्स आ रहा है तो इट इज़ फाइन। सो दैट मीन्स 21 टू 35 डेज इज ओके फॉर अ पर्सन टू बी फर्टाइल। सो जो ओव्यूलेशन होता है वो आपके जो पीरियड्स का डे 1 है उससे जस्ट 14 डेज पहले हुआ होता है। ओके। सो 14 डेज पहले इज नॉट नेसेसरी कि जस्ट 14 डेज पहले होगा, वो इधर उधर थोड़ा सा हर हुँ, फीमेल में हो सकता है, क्योंकि हमारे जैसे पीरियड्स की डेट
नॉर्मल मतलब सेम नहीं होती, उसी तरह से कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ओवुलेशन को भी इधर या इधर कर सकते हैं. नाउ हाउ डज अ फीमेल नो कि मुझे ओवुलेशन Yeah. कब हुई, क्योंकि उसको लगता है मैं ओवुलेशन पे अगर रिलेशन बनाऊंगी मैं तभी प्रेग्नेंट होगी. सो देयर इज नॉट अ डेफिनेटिव डेट हमेशा. व्हाट वी शुड डू टू बिकम फर्टाइल, हमें जो हमारे पीरियड्स का डे 1 होता है उसको डे 1 मानना चाहिए. जब हम उसको डे 1 मानते हैं तो कैलकुलेटिंग फ्रॉम द डे 1 ऑफ आवर पीरियड जब वो स्टार्ट हुए एज द डे 1, हमें डे 8 से, फ्रॉम द डे 8 ऑफ द पीरियड से हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप डे 8 से लेके अगले 10 दिन तक, मतलब डे 8 ऑफ पीरियड से 18th डे तक, दिस इज कॉल्ड एज द फर्टाइल पीरियड. ठीक है. तो फर्टाइल पीरियड में जब वो एक दिन छोड़ के एक दिन रेगुलरली वो साथ में रहते हैं तो कंसीव करने के चांसेस उनके काफी हद तक बढ़ जाते हैं. अगेन इसके अंदर भी उनको लगता है कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए, तो मैं पेशेंट को ये बोलती हूँ कि वंस अ स्पर्म एंटर्स अ फीमेल बॉडी इट कैन बी अलाइव अप टू नेक्स्ट 5 days ऑल्सो. सो अगर आपका जो भी ओवुलेशन का डे रहा होगा उसके 5 days पहले भी किसी का इंटरकोर्स हुआ है तो दे कैन बिकम प्रेग्नेंट, यू नो. सो दे शुड ऑलवेज नो दैट दीज आर द फर्टाइल डेज. बट देन अगर ओवुलेशन देर से हुआ या जल्दी हुआ, बट इफ द स्पर्म इज फर्टाइल, तो इंसान जो होता है वो कंसीव कर सकता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन ओवुलेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हर इंसान सोचता है. सो सर्वाइकल म्यूकस होता है जो रिलीज होता है, उससे फीमेल को पता चल जाता है कि ये मेरे ओवुलेशन का टाइम है. आजकल एप्स आ गई हैं, आपकी ऐप जब आपका वो देखता है कि मेरे पीरियड्स का ये डेट रहा है इस टाइम पे, तो वो आपकी ओवुलेशन बता देता है. एट द सेम टाइम ओवुलेशन सर्ज किट्स, LH सर्ज किट्स होती है. LH एक हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो सर्ज होता है जस्ट बिफोर ओवुलेशन. सो वो भी आपको एक आइडिया दे देता है. बट आई जस्ट फील when I tell to my infertile couples, I always tell them कि don't restrict yourself to the gadget or to the because वो कहीं ना कहीं जब couples actually साथ में रहते हैं तो वो उनकी anxiety levels को बढ़ा देता है और hormones को shift कर देता है. So just relax, stress free and just stay together. That is always good for fertility rather than just thinking a small window which is the ovulation window. Yeah, with the stress, with the lifestyle that we have, it's like impossible to keep away the stress. But yeah, I get your point and people should definitely follow this. Also, ovulation को लेके एक बहुत चर्चा में रहती है एक रील कि मैं ओव्यूलेट कर रही हूँ तो आई एम फीलिंग वेरी सेक्सुअली चार्ज्ड. तो क्या कोई कनेक्शन है ओव्यूलेशन का और सेक्सुअली चार्ज होने का? सो एक फीमेल की साइकिल के अंदर ऐसे बहुत से डेज होते हैं जब वो फील करती है कि उसकी लिबिडो जो है वो काफी इम्प्रूव्ड है. एंड इट्स अ गुड आइडिया to stay together on those particular times, because the more you stay together, it always helps you to be आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, एंड देन दे हेल्प यू टू कंसीव ड्यूरिंग द अप्रोप्रिएट पीरियड. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर इट इज नॉट जस्ट द ओवुलेशन पीरियड बट ऑल्सो जस्ट प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन एंड जस्ट इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इट हैज बीन फाउंड दैट द लिबिडो ऑफ अ फीमेल improves. So connection might be due to the good hormones that are releasing at that time, and that helps a woman to be active at that time. Yeah. और ये पीरियड्स को लेके आपके हिसाब से क्या लगता है यंग वुमेन के दिमाग में सबसे ज्यादा गलत धारणा क्या है पीरियड्स को लेके? They feel that it is it is not a good phase of their life, maybe because it's a very painful time for the females अगर हम देखें तो. But it's actually मुझे ऐसे लगता है कि it came because if we read the mythology and all, it actually came because since it was a painful period, so the family wanted to give rest to the females at this time. तो वो that was the reason, not that it is very unhygienic or something like that. I don't feel like that. So सबसे important जो वो है वो यही है. And then they feel that अगर किसी को periods आ गए तो they should not go outside, travel नहीं करना चाहिए, jump नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे उनको जिम नहीं जाना चाहिए, hair wash नहीं करना चाहिए. So all these things were not made as a myth in the initial period, but because उस टाइम पे females की lifestyle इतनी hectic होती थी कि वो घर के सारे लोगों को, joint families होती थी, they used to serve, तो इतने लोगों को अगर वो सर्व करती उस टाइम पे तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस पेनफुल पीरियड को बिताना. नाउ दैट वी आर इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज, आई थिंक दीज बेसिक
जो हम कोर्स करते हैं करके, अगर वो करें तो मुझे लगता है कि इतना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब इन टुडेज एरा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बच्ची अपनी मॉम को बता रही होती है कि मुझे पेन हो रहा है, तो मॉम यूजुअली बोलती है कि ये नॉर्मल है, होता है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे एक मॉम को भी, एक पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मल नहीं है, अगर पेन इतना हो रहा है तो वी हैव टू गो एंड सी अ डॉक्टर, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ बड़ी हो सकती है। सो अंशिका, जब मैंने आपसे पूछा था ना कि आज हमारा गोल क्या हुँ, है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि स्पेशली मुझे लगता है कि अवेयरनेस जो हमें सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बिकॉज इनफर्टाइल क्या होता है ना कि वो कपल होता है, उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा होता है, वो भी आ जाता है, बट एडोलेसेंट गायनिकोलॉजी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आजकल प्यूबर्टी एंड एवरीथिंग बहुत जल्दी आ गई है लड़कियों के अंदर। सो उनके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज एरा, क्योंकि मॉम को भी एक डिफिकल्ट चीज़ लगती है, उनको लगता है मुझे तो क्लास 8th में पीरियड्स आए थे, मेरी डॉटर को क्लास 5th में आ गए। तो ये अवेयरनेस अभी हमें क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट दिस इज़ द न्यू नॉर्मल इन द लाइफ। हुँ, और अगर वो मदर अपने डिफिकल्ट फेस से उस टाइम गुजरती है कि मैं अपनी डॉटर को कैसे समझाऊं इस चीज़ को। सो जब उसको दर्द होता है तो उसको लगता है मैं कितना समझाऊं और क्या समझाऊं अपनी बेटी को। सो व्हाट आई वांट टू टेल इज कि पीरियड्स का जो पेन है, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ऑल। हमें ये जज करना है कि क्या वो लड़की स्कूल जाने में कतरा रही है, उस दिन उसको इतना सीवियर पेन हो रहा है, या आज उसकी अगर क्लास है, बास्केटबॉल क्लास है या उसकी स्विमिंग क्लास है, वो जाने में उसको उलझन हो रही है, जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा पसंद करती है, अगर वो नहीं जा पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द पेन। So that is an indicator that a mother should always visit a gynecologist with her daughter and ask कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हुँ, जो नॉर्मल पेन होता है, आई थिंक वो उतना ही होगा कि आप रूटीनली, मतलब बच्चे को थोड़ा सा आपने रेस्ट करा दिया तो वो ठीक हो जाएगा वो पेन। बट if even when the बच्चा इज रेस्टिंग एंड शी नीड्स इन एवरी साइकिल, उसको पेन किलर्स की हर साइकिल में ज़रूरत पड़ रही है, सो आई थिंक दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड बाय द मदर। मदर शुड इमीडिएटली विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर द पेन ऑफ अ डॉटर। आई फील लाइक दैट वेरी स्ट्रांगली, हुँ। क्योंकि हो सकता है कि जो पीरियड्स का पेन होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, इट इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना? हाँ, ये तो प्रोसेस थोड़ा समझाइए कि या क्यों पेन होता है सो इतना? ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज होने की वजह से होता है। तो देयर आर सम फीमेल्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स शायद ज़्यादा सिक्रीट करती होंगी, एंड दैट इज़ व्हाई दिस हैपेंस, उनको ज़्यादा पेन हो रहा हो। देन छोटे बच्चे होते हैं, जो यूट्रस होता है उसका जो माउथ होता है वो बहुत टाइट होता है। सो व्हेन द पीरियड्स पेन कम इनिशियली, वो काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है, बिकॉज द माउथ इज एब्सोल्युटली क्लोज्ड। सो वो उसको ओपन करने के लिए, it becomes difficult at that time for the body. So maybe that is the cause. So it can be multiple causes, but it does not mean that we should ignore that, because अगर हम over the counter जो पेन किलर्स है वो देते हैं, वो बच्चे को और तरीके से हार्म भी कर सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि वो पेन इस एक्सटेंड तक हो कि वो बिना मेडिसिन के जितना सूट हो जाए। अगर वो नहीं सूट हो रहा है, या बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, जैसे कि मैंने आपसे बोला, या खेलने नहीं जा पा रहा है, देन व्हेन वी मीट अ गायनेकोलॉजिस्ट, रूटीन अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए कि कहीं बच्चे को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसको कोई सिस्ट तो नहीं बनी हुई है, कहीं कोई एंडोमेट्रोसिस तो नहीं उसको स्टार्ट हो गया है। मदर हुँ, शुड नो अबाउट इट। उसके अलावा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अगेन कैन कॉज सच पेन्स। उनको मूड स्विंग्स हो सकता है, ऐसे बच्चे को वो मूड स्विंग्स को पेन की तरह परसीव कर रहा हो। सो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी जो सिटिंग लाइफस्टाइल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आजकल वो जंक फूड खा रहे हैं बच्चे, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, उससे उनको गैस्ट्राइटिस की वजह से ये पेन इस टाइम पे, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और साथ में उसने जंक फूड खाया होता है, अगेन वो पेन की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। सो हुँ, व्हेन दे कम टू मी, आई ऑलवेज टेल देम कि यू शुड ट्राई कि आप पहले लाइफस्टाइल चेंजेस से ही, जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रोसेस फूड या जंक फूड को आप कम खा रहे हो, अगेन अगर आप कोशिश कर रहे हो कि बच्चे ने, मतलब जस्ट जब वो खा रहा है तो घर में ज़्यादा स्पाइसी फूड उसने नहीं बनाया हुआ उस दिन, मतलब जो उसके लिए खाना आ रहा हुँ, है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, ताकि उसको गैस्ट्राइटिस ना हो। क्या उसने रेगुलरली जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो खाता है कि नहीं, फाइबर इनटेक उसका कैसा है, उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट अ मदर शुड ऑलवेज आस्क एंड सीक हुँ, with her daughter when they say such complaints. This हुँ, is very very important. हुँ। और ये पीरियड्स में जो मेडिसिन खाते हैं दर्द के लिए, क्या ये लेना सेफ है?
डिपेंडिंग ऑन द मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग एंड द अमाउंट ऑफ मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग। अगर हर पीरियड में ही बच्चा उस मेडिसिन को खा रहा है और एक दिन में 3-3 4-4 गोलियां खा रहा है और वो NSAIDs खा रहा है, तो डेफिनेटली वो सेफ नहीं है। और बहुत से लोग डिले करने के लिए भी खाते हैं। जो डिले करने के लिए खाई जाती है मेडिसिन, दे आर एक्चुअली हॉर्मोन्स। सो हॉर्मोन्स को रेगुलरली नहीं किसी को भी खाना चाहिए फॉर एनी अननेचुरल रीजंस। जैसे कि पीरियड्स को डिले करना, आई फील इट्स वेरी अननेचुरल थिंग। सो आई फील कि रेगुलरली कि आज मेरा ये एक्टिविटी है या आज मेरा वो एक्टिविटी है, जिसको ये करने की ज़रूरत पड़ती भी है। सो आई ऑलवेज आस्क देम कि उनका फ्लो कभी कभी किसी किसी का ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए भी उनको ज़रूरत पड़ती है पीरियड्स को डिले करने के लिए। सो आई ऑलवेज टेल देम कि गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड बिफोर यू आर डिलेइंग योर पीरियड्स एक्चुअली, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस डर से ही सिर्फ पीरियड्स को डिले करो कि कल मेरे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे पीरियड्स कहीं हैवी ना हो जाए। सो देन सीकिंग द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम पिल्स की बात कर रहे हैं, तो पिल्स को लेके एक और स्टडी आई थी कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है उनको खाने से कैंसर होता है। कुछ कनेक्शन है इसका? इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं उनके अपने आजकल इट इज़ नॉट, दिस इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड थिंग जो हम कहते थे। बट इनफैक्ट अब क्या हो गया है कि जो ये पिल्स जो आ गई है, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिल्स दैट नाउ वी गिव। इनका जो हार्मोन के लेवल्स है वो भी कम होता है, एंड देन पीपल आर ऑल्सो नाउ अवेयर एंड दे आर नॉट टेकिंग दीज मेडिसिन विदाउट सीकिंग द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। उसके अलावा जस्ट if I talk about जैसे आप कैंसर की बात करें, there are other side effects that are much more than when we talk about the cancers. और पीसीओएस की अभी आपने बात करी, पीसीओएस, पीसीओडी, ओवरिन जो सिस्ट वगैरह बनता है, तो ऐसे कुछ साइंस हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं जो हमें बाद में पता चलता है? ऐसे कौन से साइंस हैं जो ध्यान में रखने चाहिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट साइन उसमें होता है इरेगुलर पीरियड्स का। अगर मैं इरेगुलर पीरियड्स की बात करूं तो पीसीओएस के चलते किसी किसी को बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं और किसी किसी को बहुत देर से भी पीरियड्स आते हैं, कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आते हैं। सो उसके लिए जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि 21 to 35 डेज की साइकिल जो होती है वो एक नॉर्मल साइकिल होती है, बट देन स्टिल देयर आर पीपल, हम कहते हैं कि अगर उनको 9 साइकिल्स भी आई एक साल के अंदर, देन इट इज ओके। बट एनीथिंग दैट इज लेस देन 9, देन दैट मीन्स इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड इफ दे आर डिलेइंग देयर पीरियड्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसी को पिंपल्स की एक्ने आ जाते हैं फेस पे, देन ऑल्सो इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। फेस पे हेयर की ग्रोथ, फेस के अलावा बॉडी के कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उन पे भी अगर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, देन ऑल्सो इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अगेन नेक पे या बैक पे ब्लैक मार्क्स, अंडर आर्म्स पे ब्लैक मार्क्स अगर किसी को हो रहे हैं, वेट गेन अचानक से बहुत ज़्यादा होने लग जाए। वेट गेन के अलावा मैं कहूँ कि पेशेंट जो है वो अगर एक्सरसाइज कर रहा है और फिर भी उसको वेट लूज ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी, अगेन इट शुड बी इवेल्युएटेड। अगर कोई कपल बहुत टाइम से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहा है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसको ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अगेन दैट कुड बी अ सिम्टम ऑफ पीसीओडी। तो ये लाइफस्टाइल ठीक करने से क्या मैनेज हो सकता है? ऑफ कोर्स यस। और पूरी तरीके से ये नहीं ठीक हो सकता इस? इट इज़ लाइक ये ना हमारी बॉडी में जो ओवरीज है वो है तो वो पॉलिसिस्टिक है। इट्स द सिम्टम्स जो एक फीमेल के अंदर आ रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल में जैसे कि मैंने अभी आपने जब मुझसे पूछा था तो मैंने बोला कि एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, फ्रूट्स अच्छे से खाने से, कार्ब्स को कम खाने से, स्लीप प्रॉपर लेने से, और अगेन अगर हम ये इंश्योर करें कि हम वाटर इनटेक एंड ऑल वी आर टेकिंग इन द राइट मैनर, तो एक अच्छी लाइफस्टाइल अगर इंसान कर रहा है तो पीसीओडी की काफ़ी हद तक जो सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं किसी के मैनेज अंदर। किया जा सकता है Correct. एक एंड तक अगर लाइफस्टाइल और डाइट अच्छी रखें। जी। एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी कॉमन हो रहा है लोगों में। वो बहुत डेंजरस लेवल पे लोगों को हो रहा है, इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा पेन फील Aggressive कर हो रहे गया है। हैं और इलाज भी उनको किसी हद तक नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में बताइए, कैसे इसको थोड़ा बहुत भी मैनेज किया जा सकता है? सो बेसिकली क्या होता है अंशिका कि जब हम एंडोमेट्रियोसिस की बात करते हैं, जो हमारे यूट्रस के अंदर का जो टिश्यू होता है वो बाकी जगह पे पेल्विक एरिया में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो ये टिश्यू जो होता है ऑफ कोर्स यूट्रस में है तो वो नॉर्मल है, कहीं और होगा तो वो हमारे लिए डेंजरस होगा। सो ये
हमारी जो ट्यूब्स होती है उन पे आ सकता है, ओवरीज पे आ सकता है, यूट्रस के जस्ट पोस्टीरियर पीछे की तरफ आ सकता है, गट जो हमारी इंटेस्टीन्स होती हैं वहाँ तक चला जाता है, कई बार तो ये बहुत दूर दूर तक भी चला जाता है फ्रैंकली स्पीकिंग. सो एग्रेसिवनेस ऑफ द डिजीज हैज इंक्रीज, दैट इज व्हाट वी हैव फाउंड बिकॉज ऑफ द जो भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स आजकल हो गया है. सो एग्रेसिवनेस का मतलब ये कि जब हम इनिशियली ये डिजीज देखते थे तो ये ग्रेड 1 एंडोमेट्रियोसिस होता था कि थोड़ा बहुत हुआ, किसी को पीरियड्स में पेन हुआ तो हम बोलते थे है. जब वो प्रेग्नेंट हो जाता था तो कई बार वो अपने आप से पेशेंट को दोबारा सिम्टम्स ही नहीं होते थे. ग्रेड 1 2 वॉज वेरी वेरी कॉमन. आजकल जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस के आ रहे हैं जिसमें उनकी गट पूरी तरह से यूट्रस पे भी कई बार चिपकी हुई होती है. ऐसे में पेशेंट्स जो होते हैं दे कम विद सीवियर कंप्लेंट्स, जैसे कि पहले तो सिर्फ पीरियड्स में पेन होता था या पीरियड्स के बीच में ओवुलेशन के टाइम पे पेन होता था उनको. अब क्या होने लग गया उनको कि व्हेन दे मेक रिलेशन उनको उस टाइम पे बहुत सीवियर पेन होने लग गया है. इनफैक्ट उनको कॉन्स्टिपेशन होने लग गया, जब वो मतलब मोशन पास करते हैं तब बहुत सीवियर पेन होने लग गया उन लोगों को. ब्लॉटिंग सी रहने लगी है हर समय पे उनको. दिस इज बिकम वेरी वेरी कॉमन दीज डेज. सो I think the disease aggressiveness has increased. So by God's grace now, Anshika, by the way, I want to tell you that I am myself a robotic surgeon also. So I've seen. I wanted to understand what exactly that is, but yeah, so we'll come to that later. so I think जिस तरह से रोबो आ गया आजकल, सो वो इस एंडोमेट्रियोसिस जैसे कि मैंने बोला गट और यूट्रस चिपके होते हैं या ये दोनों ओवरीज आपस में किसिंग ओवरीज होती है, तो थ्रू द रोबो वी आर इजीली एबल टू डिफाइन वेयर ऑल द डिपॉजिट्स आर एंड वी आर एबल टू ट्रीट द डिजीज इन अ बेटर वे दीज डेज. Yeah, and doctor, I also want you to explain that there are cases जहाँ पे लोग ओवरीज हटा देने की भी बात करते हैं, तो उस कंडीशन के बारे में बताइए कि ऐसा क्या एक्सट्रीम हो जाता है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है. See, in any benign disorders, we usually do not remove the ovaries as such. सिर्फ cysts होती है ovaries के अंदर जिनको हम remove करना prefer करते हैं, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत भी follicle होता है उसको हमें सेव करना चाहिए. Ovaries are usually removed when या तो कंडीशन जो वो कैंसरस हो या फिर जैसे कोई ऐसा डिजीज हो जिसने पूरी ओवरी को खत्म कर दिया खत्म ही हो, कर दिया. ओनली देन वी गो फॉर इट. या फिर कभी कभी क्या होता है कि ओवरियन टॉर्जन हो गया सडनली और उसमें ओवरी डिजनरेट होगी, पेशेंट बहुत दिनों तक हमारे पास आया ही नहीं और वो नेक्रोज्ड ओवरी पड़ी हुई है, ओनली देन दीज थिंग्स कम. या फिर ओवेरियन प्रेगनेंसी हो गई, किसी को ओवरी में ही प्रेगनेंसी बैठ गई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बैठ गई. दीज आर द थिंग्स व्हेन देयर माइट बी चांसेस, जब किसी को या फिर कोई डर्मोइड ट्यूमर हुआ वो पूरी ओवरी को उसने इन्वॉल्व कर दिया. दीज आर द बिनाइन कंडीशंस जब हमें पूरी ओवरी को रिमूव करना पड़ता है. अगेन बिनाइन कंडीशंस में जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस अगर है और पेशेंट की फर्टिलिटी इज नाउ कंप्लीट, तो उसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा उसमें जस्ट उसका यूट्रस नहीं बल्कि दोनों साइड की ट्यूब्स एंड ओवरीज दोनों सब कुछ ही हमें रिमूव करना चाहिए, बिकॉज इट्स द ओवरी दैट इज प्रोड्यूसिंग द हार्मोन. सो अंटिल अनलेस वी रिमूव इट कंप्लीटली, वो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम यूट्रस को रिमूव कर दे, पीरियड्स नहीं आ रहे, बट देन इट कैन स्टिल टर्न इनटू एंडोमेट्रियोसिस इन द फ्यूचर. सो उनमें हम कोशिश करते हैं कि पूरी ओवरी को ही रिमूव कर दें. ओवेरियन सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस दोनों अलग चीज़ें हैं. परफेक्टली यस, बिकॉज ओवेरियन सिस्ट अलग अलग तरीके की हो सकती है. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट होता है, उसको लोग ओवेरियन सिस्ट से कंफ्यूज कर जाते हैं. एक सिंपल सिस्ट होती है, पानी भर गया सिस्ट के अंदर, वो अपने आप कई बार ठीक हो जाती है, वो सिस्ट होती है. कई बार मल्टीपल सिस्टिक लीजन होते हैं, लाइक मल्टीसेप्टेशंस होते हैं, वो एक अलग होती है. कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट अलग होती है एंड एंडोमेट्रियोसिस इज एंटायरली डिफरेंट. तो मैम अभी हमने पीरियड्स की बात करी, लेकिन हमने कहीं ना कहीं वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन उस टाइम हमारा छूट गया था, जिसके बारे में बात करना चाहते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना. Menstrual hygiene is very very important and it is something that is very very ignored. या सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पैड्स की सबसे पहले बात करें तो पैड्स आर एन इजी कमोडिटी इन टुडेज एरा, अवेलेबल है आसानी से. स्टिल उनको यूज़ करना, उनको डिस्पोज करना, आई थिंक वो एक क्वेश्चन मार्क है इन मैनी फीमेल्स. सो अगर मैं उनको यूज़ करने की बात करूँ तो यूज़ करते हैं तो कितनी देर तक यूज़ करना चाहिए, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन या फिर स्कूल गोइंग किड्स. So pad should always be changed every 3 to 4 hours in anybody.
तो ओह। बच्चे क्या करते हैं सुबह सुबह दे व्हेन दे आर गोइंग टू द स्कूल वो लगा के जाते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वो सीधा घर आके चेंज करते हैं। वो मम्मा को बोलते हैं कि मम्मा इतना मुझे फ्लो ही नहीं हुआ इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, बट इट इज़ एक्चुअली आई फील बिकॉज दे डोंट वांट टू गो टू द स्कूल लू. That is one of the reason that they avoid changing the pads there. So we have to make aware that the school loos are very very hygienic, so that the girls do not feel uncomfortable to change their pads there. That has to come up now. Again, when we say that 3 to 4 hours में वो change होना चाहिए, तो कई बच्चे ये कहते हैं मम्मा मुझे टैम्पून यूज़ करना है या मुझे menstrual cup यूज़ करना है, तो they come to me to उनकी मम्मा मुझसे पूछने आती है कि हमें क्या करना चाहिए. So I always tell them that yes, they can use either the tampons or the menstrual cups depending बच्चा क्या चाहता है. Is the बच्चा comfortable for using it? क्योंकि कुछ लड़कियां स्विमिंग जाती हैं तो वो आपस में जब डिस्कस करते हैं तो they feel that tampons are better because उसको हम मतलब rather than 3 to 4 hours उसको 4 to 8 hours में हम change कर सकते हैं. Comparatively, the time is more for the tampons, and then they can easily use it when they are swimming. Again, menstrual cups is not a bad idea. क्योंकि वो 12 घंटे के बाद ही आपको चेंज करना है. ओनली थिंग इज दैट द मेंस्ट्रुअल जो कप्स होते हैं दे रिक्वायर मोर हाइजीन इन द सेंस दैट व्हेन द गर्ल गेट्स अ लिटिल मैच्योर एंड शी कैन वॉश इट विथ क्लीन वाटर, उसको बॉयल कर सकती है वो अगर रिक्वायर्ड है तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So usually the girls who come to me, they usually keep 2 to 3 menstrual cups. So वो रात को they put it in a boiler or something and मतलब boiled water में करके, and then in the morning they use it. So वो hygiene maintain करना when they are using something other than pad is very very important. अगर मैं pads की भी बात करूँ तो disposing them is very very again an important issue. So they should not be flushed, and the toilet should not be blocked with that. Is very very important. Then what's the right way to dispose a pad? Of course, they should be disposed in the dustbins, In the dustbin properly? properly, yes. With the Yeah. ठीक है. और अभी आपने टैम्पॉन्स की बात करी, मेंस्ट्रुअल कप्स की बात करी. बहुत सी लड़कियां अभी बहुत झिझकती है ये यूज करने में बिकॉज दे फील दैट इट डजंट मेक देम कंफर्टेबल. तभी मैंने आपसे बोला इट्स अ पर्सनल चॉइस. सो आई फील दैट बट हाउ सेफ इट इज, लाइक It's absolutely इफ यू वांट टू टेल द ऑडियंस और द यंग गर्ल्स कि ये नॉर्मल है, तो लाइक हाउ it's वुड यू? absolutely safe. Yeah. And frankly speaking, the girls are easily using it. मतलब I think initial time में वो pads are definitely okay for them, but once they reach a little bit higher in their age, जब वो comfortable होने लग जाती है, when they accept that periods is a normal thing in their life, that is the level actually. Once they accept that, it's their personal choice. They actually, once they start using the tampons, they cannot use pads. It has become like that. Oh. So it is very very easy for them, for those who are actually using it. या एंड देयर इज ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट पीरियड सिंक करके. एक कॉन्सेप्ट है कि अगर 3 महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो तीनों को एक साथ पीरियड्स आते हैं. लाइक टेल अस That's अबाउट called as the dormitory effect. हाँ, लाइक व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? That's a dormitory effect, but I think it's not कि सबको आ जाता है. आपको आने वाला कि होता है एक तभी साथ आता है. आपको आने वाला होता है तभी आता है. It's not like that. अच्छा, इट्स नॉट लाइक कि 3 लोग साथ में बैठ रहे हैं तो उनको एक साथ आएगा. नहीं. It's only when if it's their date तो ही वो आएगा, अगर उनका ओवुलेशन हुआ या ये हुआ. बट देन डेफिनेटली यस, द हार्मोन्स इम्पैक्ट एंड मे बी वो सिंक्रोनाइज होने लग जाता है विद टाइम. होने लग जाता है. इट्स नॉट एनी मिथ नहीं है ये कुछ भी. बट अगर ऐसा है कि आपका ओवुलेशन और उनके ओवुलेशन में कई बार एक दिन का फर्क है या कुछ है, तो इट्स कॉल्ड एज अ डॉर्मेटरी इफेक्ट. इट हैज बीन सीन दैट. ओके, तो इट्स नॉट अ मिथ, या इट हैपेंस. या और प्रेगनेंसी की बात करें, इट हैपेंस ओनली इफ इट्स देयर डेट्स, नॉट दैट इट हैपेंस. All right, we'll get back to it with another podcast, of course, with Dr. Shweta. दोबारा से हम पूरा पॉडकास्ट इसके ऊपर करेंगे. और मैम, अभी हमने प्रेगनेंसी की बात करी कि पहले प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, कैसे आपको डाइट लेनी चाहिए, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो लेने चाहिए. लेकिन प्रेगनेंसी के साथ एक और चीज़ है जो बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है, स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं कि आजकल स्ट्रेस कितना ज़्यादा एक प्रेग्नेंट वुमन को इम्पैक्ट कर सकता है. उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताइए तो. सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रेग्नेंट होने में स्ट्रेस बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो आपको प्रेगनेंसी लाने में ही इट कैन इफेक्ट दैट मे बी यू डू नॉट बिकम प्रेग्नेंट जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. बिकॉज स्ट्रेस रिलीजेस हार्मोन्स विच कैन कॉज एनोवुलेशन. मतलब आपकी साइकिल्स ही ओवुलेटरी ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. वंस somebody becomes pregnant,
तो जो स्ट्रेस होता है वो इट्स बिकॉज दे फील कि आजकल बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हैव जस्ट 1 किड और 2 किड, तो उनको लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी एकदम सेफ चली जाए। एंड अगर हम वर्क रिलेटेड देखें तो ऑलरेडी द स्ट्रेस इज देयर बिकॉज ऑफ द वर्किंग वुमन, जो उनका स्ट्रेस होता है वर्क प्लेस पे होता है ऑलरेडी। तो ऐसे में जब देखा जाए तो स्ट्रेस जो होता है वो उनको और बढ़ जाता है, बिकॉज द हार्मोन्स जो होते हैं ये साइकिल प्ले करते हैं। जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं ये भी थोड़े से आपके मूड स्विंग्स कर देंगे, मूड डिस्टर्बेंसेस कर देंगे। तो वही ऑफिस का स्ट्रेस जो आप नॉर्मली ले पा रहे थे बट मे बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो लेने में आपको और डिफिकल्टी फेस हो, या आपकी अपनी फैमिली में फॉर दैट मैटर आपके मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वही बात आपका हस्बैंड अगर नॉर्मली बोल रहा है तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा आप ज़्यादा वो। तो इफ़ यू आर अवेयर दैट दीज मूड स्विंग्स आर नथिंग, आप इस मूड स्विंग को और स्ट्रेस से अगर आप कंफ्यूज ना करो, तो अगर आपको पता हो कि ये सब चीज़ें मे बी दे आर नॉर्मल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स दैट आर बीइंग रिलीज इन योर बॉडी, सो आप स्ट्रेसफुल ना हो। बिकॉज इफ यू एक्चुअली टेक देम टू द लेवल ऑफ द स्ट्रेस दे कैन ऑलवेज लीड टू अबॉर्शंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हमने देखा है कि कई लोगों को ब्लीडिंग चालू हो जाती है प्रेग्नेंट होने के बाद। सो स्ट्रेस इस तरह से इफेक्ट कर सकता है आपकी प्रेगनेंसी में। सो इट्स अ गुड आइडिया कि हम एकदम रिलैक्स रहे। वंस वी हैव कम टू नो दैट वी आर प्रेग्नेंट, देन वी शुड बी एब्सोल्युटली रिलैक्स एट दैट टाइम। वो हमें बहुत हेल्प करेगा कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरली कंटिन्यू हो जाए। अगेन अगर स्ट्रेस फिर भी परसिस्ट कर रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे मैंने बोला अबॉर्शन है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट हैज बीन फाउंड दैट स्ट्रेस कैन कॉज प्रीटर्म लेबर पेन्स हो जाते हैं कभी कभी फीमेल्स को। सो जितना वो रिलैक्स रहेंगे उनकी प्रेगनेंसी उतनी ही स्मूथ रहेगी। It is very very important to stay relaxed. I feel like that. And in fact मैं अपने patients को I tell them कि आप regularly योगा करो या meditation करो, you should adopt lifestyle कि आप stress free रहो, because stress से ना केवल मतलब बच्चे के अबॉर्शन के या प्रीटर्म लेबर के, बल्कि वो बच्चा जो ग्रो हो रहा है आपके वुम के अंदर, वो भी उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन तक भी हो जाती है कभी कभी। सो उसकी ग्रोथ ताकि रेस्ट्रिक्ट ना हो, प्रीटर्म लेबर पेन्स ना हो। कई बारी जो बैग होता है जो वूम के अंदर होता है, मदर जिसके अंदर बेबी होता है, वो रप्चर हो जाता है, प्रीटर्म रप्चर हो जाता है वो बैग। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस से हो सकती है। इट्स अ गुड आइडिया कि वो एक्सरसाइजेस करे इसलिए पहले से ही कि उसका दिमाग जो एकदम रिलैक्स्ड रहे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि आप नॉर्मल वॉक कर लो, है ना। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी ना केवल आपको आगे जाके आपकी लंग की कैपेसिटी को वो इम्प्रूव करती है, बल्कि वो भी आपको रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। So pranayams also help you in this. So that's how I tell my patients that stress, definitely you are right that it contributes, कि भाई healthy pregnancy होने में आपको restrict करता है वो। तो at the same time हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि वो contribute कर रहा है कि नहीं, उसको relax कैसे patient को करना है वो बहुत important होता है हमारे लिए। और अबॉर्शन की अभी आपने बात करी, अबॉर्शन को लेके भी एक माइंडसेट है कि एक बार अगर अबॉर्शन कर लो तो दूसरी बार प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। So it's not that abortion. Yeah, what is the reality of it? Science behind it. Abortion as such जो होता है, abortion, one abortion is not leading to another abortion. ठीक है, इट्स द कॉज ऑफ द अबॉर्शन। अगर किसी को मिस्ड अबॉर्शन हुआ है, हार्ट बीट चली गई अचानक से या हार्ट बीट कभी बनी ही नहीं, तो वो कॉज क्या था? अगर वो कॉज अनट्रीटेड रह जाएगा तो डेफिनेटली पेशेंट जो है वो आगे जा करके दोबारा उसे अबॉर्शन हो सकता है। बट इन 60 to 70% ऑफ द केसेस इट हैज बीन सीन दैट इफ देयर इज वन मिस्ड अबॉर्शन और एनीथिंग, पेशेंट अगली प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल जा सकता है अगर उसको इस प्रेगनेंसी में मिस्ड अबॉर्शन का कॉज जो है वो ट्रीटेड है। जैसे कि हमें कभी बारी पता चलता है कि पेशेंट को शुगर तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है वो पेशेंट और उसको पता ही नहीं था, या उसको थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं था और हमें पता ही नहीं था, वो पीसीओडी का पेशेंट तो नहीं था, उसको प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी तो नहीं थी, या इस टाइम पे उसको सपोज फीवर आया था, है ना, और अगली बार अगर उसका फीवर ही नहीं आया तो उसको नहीं होगा अबॉर्शन। या फिर हो सकता है ये बेबी जेनेटिकली अब नॉर्मल था और अगला बेबी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो उसका अगली प्रेगनेंसी एकदम हेल एंड हार्टी चली जाएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सो पेशेंट को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसका जो स्ट्रेस है वो एकदम रिलीव्ड होना चाहिए बिफोर द पेशेंट इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। अगर उसको पता है कि हाँ वो बिल्कुल फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली फिट है एंड देन द पेशेंट इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, आई थिंक द पेशेंट इजीली कंसीव्स एंड गोज फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी। until unless there are certain syndromes जो कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करते हैं, वो हम डॉक्टर्स कभी भी तभी चेक करते हैं जब वो 3 to
to 3 abortions किसी के हो जाए, only then we go ahead, for testing कि भाई पेशेंट को ये सिंड्रोम तो नहीं है, इसकी वजह से तो कोई नहीं हो रहा है. So that only a gynecologist and a patient, when they interact with each other, they Yeah. come to know कि multiple abortions हो चुके हैं, then we evaluate. Otherwise we don't evaluate on a routine basis. और ये बेबी प्लानिंग से पहले कौन से टेस्ट हैं जो लोगों को करवा लेने चाहिए? आई थिंक उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए कोई भी. उनका हीमोग्लोबिन मतलब जो खून की मात्रा है वो कम नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर, बिकॉज इंडिया में हम सबको पता है एनीमिया इज अ वेरी वेरी प्रिवलेंट थिंग इन फीमेल्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, या उनके खून बनने की शक्ति में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो उन्हें पता होना चाहिए. सो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. एक इंसान को पता होना चाहिए उनको थैलेसीमिया का ट्रेट तो नहीं है, क्योंकि अगर उनको सपोज बाय एनी चांस दे आर बीटा थैलेसीमिक और having a trait of thalassemia, then their husband should also be checked for it, so that we know that both the partners do not carry those traits in their genes. So ये पता होना चाहिए. ये दोनों खून बनने से, जैसे कि मैंने आपसे बोला, आजकल बहुत ही कॉमन, मैंने आपको बताया था, विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो वो ट्रीट कर देनी चाहिए. विटामिन B12 अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो भी खून बनाने में हेल्प करता है. हम सबको लगता है सिर्फ आयरन इंपॉर्टेंट है तो आयरन दे दो तो हो गया, बट B12 एंड फॉलिक एसिड आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनकी डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए पेशेंट के अंदर बिफोर द पेशेंट इज प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी. अगेन पेशेंट को डायबिटिक नहीं होना चाहिए, तो उसका HbA1c लेवल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है बाय एनी चांस, अगर वो है भी तो उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए उस HbA1c को बिफोर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी. रुबेला की इम्यूनिटी जानना एक फीमेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर द पेशेंट इज प्लानिंग, क्योंकि रुबेला अगर पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैच कर लेता है तो इट्स नॉट सेफ फॉर द बेबी. अगेन इसके अलावा पेशेंट चाहे तो अपनी सर्वाइकल स्क्रीनिंग करा सकता है थ्रू द पैप्समियर टेस्टिंग टू नो दैट जो उसका यूट्रस का जो माउथ है वो हेल्दी है या नहीं है. एंड अगेन जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते थे, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है यंग गर्ल्स के अंदर, बिकॉज अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं की जाती है तो डिस्चार्जेस हो जाते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो जाते हैं, विच ऑल्सो इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी. सो अगर वो डिजीजेस है या डिस्चार्जेस की प्रॉब्लम है तो दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड बिफोर अ पेशेंट इज प्लानिंग फॉर बिकमिंग प्रेग्नेंट. और ये भी आपने डिस्चार्ज की बात करी, तो हाउ नॉर्मल इज इट एंड व्हेन डू यू सी अ डॉक्टर? So discharge can always be a normal, thing in a patient, provided उसको खुजली नहीं हो रही उस डिस्चार्ज से, या वो 1 फिंगर लेंथ तक का डिस्चार्ज है, या उसमें बहुत ज़्यादा बदबू नहीं आ रही है. जैसे कि मैंने आपसे बोला था, ओव्यूलेशन के टाइम पे डिस्चार्जेस कैन बी नॉर्मल, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे सर्वाइकल म्यूकस प्लग रिलीज होता है. अगेन जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन थोड़ा बहुत अगर किसी को डिस्चार्ज हो रहा है, दैट कुड बी नॉर्मल. अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, एक्सेसिवली हो रहा है, मोर देन 1 फिंगर लेंथ हो रहा है, उसको इचिंग हो रही है, उसको बदबू आ रही है, तो वो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी शुड ट्रीट दीज काइंड्स ऑफ डिस्चार्जेस इन अ पेशेंट. ओके. और अभी डिलीवरी की हमने बात नहीं करी है, जो हम करने वाले हैं. तो प्रेगनेंसी अपने आप में एक पूरा एक सर्कल है. पहले ध्यान रखना पड़ता है प्रेगनेंसी, मतलब बेबी प्लान करने से पहले, फिर जी. आपको ध्यान देना पड़ता है जब बेबी बिल्कुल. कंसीव हो जाता है, उसके बाद डिलीवरी की बात आती है. तो उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है नॉर्मल डिलीवरी सो मच बेटर देन गोइंग फॉर सी सेक्शन. तो क्या है दोनों में डिफरेंस और कौन सी बेटर है? आई फील द टर्म नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से बेटर चीज़ होती है नेचुरल बर्थिंग विच हैज़ कम इनटू द एरा. नेचुरल बर्थिंग का मतलब ये है कि पेशेंट एक नेचुरली वी ट्राई कि भाई उसको अपने आप से लेबर पेन्स आ जाए. किसी भी पेशेंट को अगर नेचुरली लेबर पेन्स आ जाए उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है. एंड देन विदाउट एनी थिंग वो पेशेंट को अपने आप से लेबर पेन्स ऑगमेंट भी हो जाए, एंड देन शी डिलीवर्स नॉर्मली. ऑफ कोर्स जो भगवान ने जो चीज़ बनाई है, जो नेचर में है, उससे अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है. Cesarean section was something that was created in the initial times because there were many people who could not have natural birthing. उनको normal delivery नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से maternal mortality या morbidity या फिर न्यूनेटल हम मोर्टालिटी की या मोबिलिटी की बात करें, वो बहुत ज़्यादा होती थी इनिशियली. तो उन सबको डिक्रीज करने के लिए सिजेरियन सेक्शन जैसी चीज़ आई. तो उसके डेफिनेटिव इंडिकेशंस है जिसकी वजह से कभी भी सिजेरियन किया जाना पड़ सकता है किसी के लिए भी. तो वो इंडिकेशंस के लिए अगर वो सिजेरियन किया जाए देन इट इज़ एब्सोल्युटली फेयर इनफ. सो आई डोंट थिंक सो कि हम नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन में आज की एरा में सिर्फ
फायदे और नुकसान के बारे में बात करें, हमें ये बात करना चाहिए कि मदर और बेबी के लिए उस मोमेंट पे क्या चीज़ सबसे क्या ज़्यादा चीज़? सेफ है, वो एक डॉक्टर हमेशा एक पेशेंट के लिए करने की कोशिश करता है। लेकिन सी सेक्शन के बाद जो रिकवरी पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी पेनफुल रहता है पूरा एक्सपीरियंस जितना। I think the recovery period remains the same for the normal delivery as well as for the cesarean section. It remains 40 days, चाहे वो normal delivery हो चाहे वो cesarean हो। क्योंकि एक मदर जो होती है उसके काफ़ी हद तक उसको डेफिशिएंसीज होती है उस टाइम पे, उसकी बॉडी से एक डिलीवरी हुई है तो वो वीक होती है, उसको रिकवर करने के लिए 40 डेज इन ईदर ऑफ द केसेस दिया जाता है। चाहिए होता है। और जब हम वो देते हैं तो आई हैव सीन दैट बोथ ऑफ देम रिकवर इक्वली वेल, हम्म। प्रोवाइडेड यू हैव गिवन अ गुड कंसल्टेशन टू अ पेशेंट। उसको डाइट आपने अच्छे से समझाई है कि उसको क्या करना है, उसको रेस्ट किस तरीके से करना है इस दौरान में, और उसको कितना एक्सरसाइज करनी है ये पता होना चाहिए। और बेबी डिलीवरी के बाद एक मदर को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हेल्दी रिकवरी और स्पीडी रिकवरी के लिए ताकि वो अच्छे से रिकवर हो सके? आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है आजकल के एरा में जब हम सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। सो आई हैव सीन द रोल ऑफ द फैमिली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिकवरी ऑफ द मदर एट दिस टाइम। फैमिली के अंदर ना केवल उसका हस्बैंड है इन्वॉल्व, फैमिली के अंदर इन्वॉल्व है उसकी पेशेंट की मदर या मदर इन लॉ, कोई भी बड़ा उनके घर में हो। अगेन the japa maids that have come into the era are very very important in today's era, because पहले क्या होता था कि हम अपनी मॉम को या मॉम इन लॉ को, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जब हम रिकवरी फेज में बोल नहीं पाते थे तो वो या फिर वो खुद भी एजिंग होती है तो वो उतना नहीं कर पाती थी। एंड मोर ओवर बिकॉज ऑफ द अब जो प्रेगनेंसीज है हर कोई थोड़ा सा लेट प्लान कर रहा है, तो उस टाइम तक हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी एज कर जाते हैं, तो वो हमें उतना हेल्थ वाइज हमें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। द जापा मेड्स हु हैव कम दे हैव एक्चुअली हेल्प्ड द डिलीवर्ड फीमेल्स टू रिकवर इन अ बेटर वे। अगर आज की डेट में देखा जाए, हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर पेशेंट को नींद पूरी नहीं हो रही है तो बेबी की टेक केयर उस टाइम अगर हस्बैंड कर ले या जापा मेड कर ले तो पेशेंट की रिकवरी विल ऑलवेज बी बेटर, क्योंकि ये एक लैक्टेशन का फेस है विच इज़ अ वेरी टफ जॉब फॉर एनी फीमेल। तो जब ये लैक्टेशन का टाइम होता है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि उसको अगर एडिक्वेट रेस्ट और एडिक्वेट डाइट मिली है पेशेंट को तो उसकी रिकवरी हमेशा फास्टर होती है एज कम्पेयर टू अगर उसको ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो। सो अगर मैं बात करूँ कि इस फेज़ के अंदर उसकी रिकवरी को हम और कैसे स्मूथ कर सकते हैं, तो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले, उसको खाने में प्रोटीन्स की मात्रा अच्छे से मिले, उसको फाइबर्स की मात्रा अच्छे से मिले, वो पानी अच्छे से पिए, वो स्लीप एडिक्वेटली ले। उसके अलावा उसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए क्योंकि हार्मोन सडनली फ्लक्चुएट करते हैं इस टाइम पे, तो उसको स्लीप डिप्राइव्ड और हार्मोन्स फ्लक्चुएशन की वजह से काफ़ी सैडनेस भी आ सकती है जिसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। उस टाइम पे फैमिली का रोल काफ़ी अच्छा प्ले करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लेटी है तो सिर्फ वो लेटी रहे सारा दिन भर, उसको बाहर थोड़ा सा निकलना चाहिए, रूम के बाहर अपना निकलना चाहिए, बैठना चाहिए, एक रूम से दूसरे रूम वॉक करना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो बाहर भी निकल सकती है वो। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और जो मिथ्स होते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम वो सब डिस्कस होने चाहिए उसके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में, ताकि शी डज नॉट फील अपसेट अबाउट एनीथिंग कि उसको कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसको वो दूर रह रही हो। So she should know that she is a different and she has a hectic life as compared to others. So even if she is resting, it is fine. क्योंकि फीमेल्स को आदत होती है कि हर समय काम करने की, तो इस टाइम पे जब वो काम नहीं कर रही होती, घर को नहीं देख रही होती, तो उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम और गिल्ट भी क्योंकि उनका काम भी छूट रहा होता है, तो करेक्ट, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर ही ये सब आता है। जी जी जी। तो कितना अफेक्ट करता है एक डिपेंड्स कि आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, आपको अवेयरनेस है, तो आप फटाफट रिकवर होने की कोशिश करते हो। कितना ज़रूरी है पूरी फैमिली का ध्यान रखना, और कितना ये इम्पैक्ट आगे चल के कर सकता है अगर उस टाइम पे, उस पीरियड पे, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में अगर हेल्प नहीं करी गई हो तो, हेल्प ना मिली हो तो? आई थिंक नाउ डेज एवरीबडी इज़ अवेयर अगेन, तो फैमिली काफ़ी सपोर्टिव दिखती है मुझे जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। मे बी ये जो प्रिपरेशन होती है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही कर देती हूँ मैं यूजली, दैट इज़ द रीज़न कि मैं पेशेंट को बोलती हूँ 7th मंथ में कि तुम्हारे लॉज अब आ गए हैं, नहीं तो बुला लो, एंड दे हैव टू बी श्योर दैट दे हैव टू मेंटेन अ वेरी हेल एंड हार्टी रिलेशनशिप एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे मूड स्विंग्स होती है तो कुछ भी आप बोल देते हो या आपको किसी की भी छोटी छोटी बातें बहुत इफेक्ट कर जाती है। सो इफ़ दे आर प्रिपेयर्ड कि इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन्स,
so they play well, you know, with the hormones at that time if they are made aware. Again, of course, अगर support नहीं होता है तो definitely अगर किसी को होता है तो ये severity can go to any extent at that time. So we should not let that happen. That should be the goal. तो it should not be taken lightly. Correct. एक मॉम को प्रॉपर केयर चाहिए होती है, एंड दे शुड बिल्कुल. गेट इट. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेट प्रेगनेंसी के ऊपर भी आता है, क्योंकि अभी कटरीना कैफ ने भी रिसेंटली एक बेबी बॉय को जन्म दिया, तो वहाँ से एक डिबेट उठी लेट मदरहुड के ऊपर कि ये कितनी सेफ है, और ज़रूरी नहीं कि अगर कटरीना कैफ ने कर ली तो आप भी कर लो. तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैंने जैसे कि आपको बोला था कि हम सबका एजुकेशनल स्टेटस जिस तरह से इम्प्रूव हो रहा है, तो हमें लगता है कि हम इतना पढ़े हैं तो अपने करियर को पहले परस्यू करें. दैट हैज़ बिकम द ट्रेंड. सो करियर को परस्यू करते करते कब वो मैरिज लेट हो जाती है वो हम सबको पता नहीं चलती है. एंड देन आई थिंक डिज़ायर टू हैव अ चाइल्ड शुड बी एन इंडिविजुअल थिंग. Yeah. मतलब there are people who desire it immediately after marriage. There are people who desire it a little later. There are people, you know, who do not want to have babies immediately. So it's absolutely, you know, desire पे होता है. तो I would just say that if even if it is a late, you know, pregnancy, it's definitely yes that we have to take more care for that pregnancy, because hormones are not the same as a 25-26 year old गर्ल. उनके जैसे हॉर्मोन्स डेफिनेटली नहीं होंगे, तो केयर की ज़्यादा ज़रूरत होगी इन द सेंस कि हमें न्यूट्रिशन का ज़्यादा ध्यान रखना है, हमें एक्सरसाइजेस का रेगुलर ध्यान रखना है, हमें लाइफस्टाइल उनकी करेक्ट है कि नहीं ये ध्यान रखना है एट दैट टाइम. एंड मे बी देर आर सम फीमेल्स हु माइट गेट कोमोबिडिटीज़ बाय दिस एज, तो उन कोमोबिडिटीज़ को अर्ली स्क्रीनिंग की ज़रूरत हो सकती है. देन ऐसे में जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं कभी कभी जो कि अर्ली कैच करने होते हैं हमें. तो वो every test in today's era are available so that we can give a healthy pregnancy to such females, and they can have a healthy delivery too. But because of this reason I don't say कि भाई patient को किस age में करने चाहिए, because if a patient comes to me at the age of 26 and she says मैम मुझे कब करनी चाहिए, तो I tell them it's completely your choice, but yes they should be aware that after 30s आपका जो ovarian reserve होता है वो gradually decrease होना शुरू कर देता है. After 35 वो और decrease हो जाता है. So if somebody has wants a natural pregnancy और वो 6-7 महीने try करता है और उसको pregnancy नहीं हो पाती है by any chance, they should seek a gynecologist advice immediately. There are certain tests available in today's era जो कि आपको help कर देते हैं कि आपका ovarian reserve कैसा है, आपकी egg की quality कैसी है. ये सब चीज़ों को अगर आपको पता है and you want to delay, it's completely fine. Then in today's era also egg freezing is available. अगर आप delayed pregnancy चाहते भी हो, then you can always go for egg freezing and you can have a pregnancy whenever you want, provided you know that you have to be in the hands of a good caretaker. तो डॉक्टर, what is the procedure of egg freezing? I think it's a very delicate matter to talk about. So it's completely fine if somebody wants to freeze their eggs. Basically you are given medicine so that multiple eggs are formed and then they are retrieved, और उनको freeze करके इसलिए रखा जाता है ताकि कभी आगे जा कर के pregnancy किसी को plan करनी हो, they can definitely plan that. ऐसे में इसकी जो requirement है वो कैसे आई थी? This initially started because certain ovarian cancers were prevalent initially younger age group के अंदर अगर हो जाते थे cancers, तो उसमें radiotherapy या not just cancers but मतलब of the genital system but कहीं और का कैंसर है सपोज वो, तो उसके अंदर अगर किसी पेशेंट को कभी रेडियोथेरेपी की जरूरत है तो वो रेडियोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले अगर एग्स को फ्रीज कर दिया जाता था तो वो काम आ जाते थे. अगेन आज के एरा में जब इनफर्टिलिटी कॉमन है, कभी फाइब्रॉइड्स हो जाता है किसी को, कभी एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, तो ऐसे में भी एग का रिजर्व या कोई सर्जरी कर रहे हैं तो वो पुअर हो सकता है कभी भी. तो उसमें भी हम पहले से कोशिश करते हैं कि इनका एग्स को पहले रिट्रीव कर ले ताकि अगर बाय एनी चांस इसका एग्स का रिजर्व खराब हो जाए बाद में तो वो एग्स बाद में यूज हो सके. Again, because of delayed marriages and planning to conceive in a later stage, so there are girls who are coming in their 30s and they are not finding the right partners at the right time. So they get their eggs preserved so that even if they find the right partner after 3 years or 4 years, they are safe, that even if they want to plan their pregnancy and they're not sure of their partners, they can always plan it a little later. So these are the circumstances when the people are actually going for egg freezing these days. But the cost of it is really high. And maybe that's why people are not going for it. People are going for it. Why is it like so costly?
It's not, बिकॉज द हाँ. मेडिसिन्स या हम्म. जो तकनीकें यूज हो रहे हैं दे आर नॉट सिंपल. हम्म. उनको फ्रीज करके प्रिजर्व करने की भी कॉस्ट है. हम्म. उस टेम्परेचर को, उस इंक्यूबेटर को, सब चीज़ों को मेंटेन करने की भी कॉस्ट होती है ऑफ कोर्स. मतलब सो not everybody right now can afford I to. think if awareness is there, and then I feel it's the higher socio-economic strata, या फिर middle या higher आप कह लो, for हम्म. that matter, who are aware about it, है ना? Aware So about they it. are going for it. Yeah. सो अवेयरनेस जो है वो आपके एजुकेशनल सिस्टम से ही आती है. सो ऑफ कोर्स अगर आप यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, यू आर अर्निंग इनफ, यू कैन ऑब्वियसली Yeah. go for it, and people easily go for world tours and international tours. I am sure the cost of egg freezing is lesser than that. Yeah. And then IVF also comes into picture. तो आप अगर हमारी ऑडियंस को बता सकें कि ये ट्रीटमेंट कैसा है, इसमें क्या होता है और ये कितना सेफ है, और कॉस्ट जो भी रिलेटेड है अगर आप बता सकें तो. IVF is in vitro fertilization. It is an assisted reproductive technique Yeah. होती है ये. So it is absolutely safe in today's era and has become common because people जो है वो आसानी से fertile नहीं हो रहे हैं. तो ये एक option है वहाँ पर जहाँ पे tubes blocked है किसी की, या husband का semen is not that good, तो उसको centrifuge करके we get the better sperm quality, या eggs की quality उतनी अच्छी नहीं है तो जो eggs अच्छे वाले हैं उनको retrieve करके कर लिया जाए. या फिर unexplained infertility की cases में it is very very important. तो अगर मैं बात करूँ IVF की, तो वो आजकल की दुनिया में it is comparatively safer and people are easily able to conceive, and once they conceive the pregnancy goes well only if the caretaker they take good care of it. अगर आपको विमेन को एक हेल्थ एडवाइस देनी हो, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव, तो व्हाट वुड दैट बी? I actually believe that woman is the center of any house. चाहे वो बेटी के फॉर्म में हो, चाहे वो बहन के फॉर्म में हो, चाहे वो मदर के फॉर्म में हो, और चाहे वो ग्रैंड मदर के फॉर्म में हो. अगर घर में कोई भी बीमार होता है तो किसी की भी हेल्थ का सबसे ज़्यादा अगर कोई ध्यान देता है तो वो फीमेल ऑफ द हाउस होती है. सो आई थिंक अगर वो अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रखे तो वो शायद सबकी हेल्थ का ध्यान रखेगी. हालांकि चीज़ें बहुत ही ऑपोजिट होती है कि वो सबकी हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश करती है और उसमें वो अपने हेल्थ के बारे में भूल जाती है. सो माई मैसेज टू ऑल द फीमेल्स हु आर लिसनिंग टुडे एंड ऑल द मेल्स इन फैक्ट हु आर लिसनिंग टुडे आर कि एक फीमेल की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज शी इज़ द वन हु थिंक्स अबाउट एवरीबडी एल्स एक्सेप्ट हर. तो she needs really tender loving care in any phase of her life, whether it's adolescent जब उसको periods आने शुरू हुए तब वो she goes through many things in her mind जो वो किसी को बता भी नहीं पाती है, या जब she goes out for the first time to work in the society, वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज with the periods that she has and with the environment that is outside, there are many places जहाँ पे शायद मेल और फीमेल रेस्ट रूम्स भी they are not different, तो उसके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं. सो सोसाइटी में इस बात के बारे में अवेयरनेस एक फ़ीमेल के लिए होना बहुत ज़रूरी है. एट द सेम टाइम जब वो शादी करती है अगेन उसके लिए एक इन्वायरमेंटल शिफ्ट होता है, जो लोगों के लिए शायद आजकल व्हेन वी हैव डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड वी से कि लव मैरिज हो गई है, लेकिन वंस दैट एक्चुअली हैपेंस द लाइफ चेंजेस, वेदर वट एवर इज द मोड ऑफ मैरिज. देन एंटर्स द फेस जो उसका रिप्रोडक्टिव फेस ऑफ लाइफ होता है और वो प्लानिंग शुरू करती है, वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. अगेन देर आर फेस जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है और डिलीवरी के बाद जो हमने आज डिस्कस किया जो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इन सब को साथ में रखते हुए एट द सेम टाइम जो इम्पॉर्टेंट होता है जब उसके मीनोपॉज का फेस आने वाला होता है, यानी कि जब उसके मीनोपॉज आने से 3-4 साल पहले उसके अगेन एक हार्मोन्स का शिफ्ट होता है, जब उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. सो आई जस्ट वांट टू से दैट ऑल अ वुमन नीड्स इज़ अ टेंडर लविंग केयर अलॉन्ग विद रेगुलर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स फॉर हर. तो जब हम उसको गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट में उसको डायमंड के ईयररिंग्स या डायमंड के नेकलेसेस देने की बजाय अगर हम उसको एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का उसको देंगे, पैकेज देंगे, तो आई फील लाइक दैट विल एक्चुअली शो दैट यू एक्चुअली केयर फॉर दैट वुमन इन योर हाउस. दैट वाज ब्यूटीफुल डॉक्टर श्वेता. एंड बिफोर वी रैप अप, आपने मेनोपॉज की बात करी
उसके बारे में हम एक सवाल लेना चाहेंगे कि ये मेनोपॉज क्या है और क्यों लोगों में आजकल ये बहुत अर्ली देखने को मिल रहा है, मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, और ये इतना पेनफुल क्यों है पूरा, अगर आप इसको समझा सकें। सो मेनोपॉज जो है वो होता है कि किसी फीमेल के अंदर पीरियड्स जो है वो अगर आज की डेट में आए और 1 साल तक बिल्कुल नहीं आए, नॉट इवन इन द फॉर्म ऑफ स्पॉटिंग, या थोड़ा बहुत भी आ गया या इरेगुलर आ गया या 4 महीने पे आ गया, पूरे 1 साल तक अगर उसे कुछ नहीं आया है तो उसके बाद हम बोलते हैं इस लेडी को मीनोपॉज हो गया। द नॉर्मल एज ऑफ मीनोपॉज इज 40 years एंड अबव। एनी हु इज हैविंग 40 years से पहले मीनोपॉज, तो दैट इज नॉट नॉर्मल मीनोपॉज। जल्दी आने का रीज़न जो होता है वो ये होने लग गया बिकॉज जैसे कि हमने बात की कि ओवेरियन रिजर्व आजकल थोड़ा सा जल्दी, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस जो होता है, एनोवुलेशन और इन सब के कारण ओवेरियन रिजर्व जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है कभी कभी, तो तब जल्दी आता है। बट एनी मीनोपॉज दैट इज अकरिंग बिफोर 40 years ऑफ एज शुड ऑलवेज बी इवेल्युएटेड बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। पॉडकास्ट में हुई बातचीत से अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फिर तक को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अंशिका और मिलते हैं नेक्स्ट संडे ठीक 1 बजे एक और इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक के साथ।